करने के क्या क्या प्रोज हो सकते हैं और क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने के कॉन्स हो सकते हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से मैं मूव करता हूं अनुपम रसायन में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट का प्रोस हमें देखने को मिलता है वो है पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ ड्राइवर। अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करता हूं स्पेशलिटी केमिकल की, तो वहां पे देखा जा रहा है कि चाइना से माइग्रेशन ऐसी कंट्रीज के यहाँ पे हो रहा है जहां पे टेक्नोलॉजिकली वो कंट्रीज एडवांस है। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो काफी सारे स्पेशलिटी केमिकल का प्रोडक्शन रिसेंट के टाइम में इंडिया में होना स्टार्ट हुआ है। दोस्तों इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है चाइना के अंदर स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट नॉर्म्स, जिसकी वजह से चाइना के अंदर काफी सारी कंपनीज को बंद किया गया था और जिसका फायदा डायरेक्टली इंडिया की स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को मिला था। जो वहां से एक ग्रोथ ड्राइवर निकल के आता है जिसका फायदा इस कंपनी को भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से देखा गया है कि जो लैंड अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर काफी प्रेशर बना है और फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि ताकि लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन को किया जा सके, जिसकी वजह से ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उनकी डिमांड यहां पे देखी जा सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं कि जैसे कि आपको पता है कि कंपनी काफी सारे ऐसे केमिकल्स बनाती है जिसका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने वाले टाइम में और बढ़ेगा तो उन सब केमिकल्स की डिमांड बढ़ने के भी चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री के अंदर बैरियर्स टू एंट्री काफी ज्यादा हाई है। बैरियर्स टू एंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे बहुत जल्दी कोई भी कंपनी आके अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकती और बहुत जल्दी इन कंपनीज के मार्केट शेयर को भी एक्वायर नहीं कर सकती। अब हमें यहाँ पे अगर रीजन जानने की ट्राई करेंगे कि यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज्यादा क्यों है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है स्पेशलिटी केमिकल के अंदर, तो वहां पे कस्टमर वैलिडेशन और अप्रूवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जिसकी वजह से किसी भी नई कंपनी के लिए आके इतने सारे अप्रूवल्स लेना और उन पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो कंपनी कुछ कस्टमर्स को पिछले कुछ सालों से लगातार अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, तो ये जो एक कस्टमर के साथ रिलेशन होता है लंबे टाइम के लिए, वो भी एक बैरियर टू एंट्री की तरह एक्ट करता है नए प्लेयर्स के लिए। तो ये देखने वाला पॉइंट होगा कि आने वाले टाइम में अपने कस्टमर्स को कैसे कंपनी रिटेन करके रखती है और कैसे अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करती है ताकि अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर उनका सप्लाई नहीं हो तो कंपनी के रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट के ऊपर काफी बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड रखा है ताकि साइक्लिसिटी से ये अपने आप को दूर रख सके और अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को मेंटेन करके रख सकें। दोस्तों 2018 से लेकर 20 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसके अंदर 24% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपोर्ट्स की, तो वहां पे भी 34% के आसपास का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस कंपनी के ऊपर कोविड के इंपैक्ट की बात भी करें तो उसके चलते भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास का है, जो कि एक हेल्दी नंबर माना जा सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रोस के बाद अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो की बात करता हूं तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1.02 का है, जो कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा नंबर है। वहीं पे अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और ये नंबर 7% के आसपास का है। और इसके अलावा अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात भी करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 72 का है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर हम इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के आसपास का है। दोस्तों जब हम किसी भी कंपनी या बिजनेस की बात करते हैं तो वो कंपनी अपना प्रोडक्ट्स बना के कस्टमर्स को बेचती है और उसके बाद उम्मीद करती है कि वो जो पैसा है वो टाइम पे कंपनी को मिल जाएगा, क्योंकि वो पैसा अब टाइम पे वापस आना कंपनी के बिजनेस के लिए, कंपनी के कैश फ्लोज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि ये पॉइंट अनुपम रसायन के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अनुपम रसायन का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो काफी ज्यादा है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने बेचे हैं उसका जो पैसा आना है और उसका ट्रेंड लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स 2018 के अंदर 883 मिलियन था, उसके बाद 1205 मिलियन हो जाता है, उसके बाद 1294 मिलियन और करंटली 1414 मिलियन का है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है,
तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई कलेक्शन के अंदर आपको थोड़ा और डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जिस सेक्टर के अंदर अनुपम रसायन अपना बिजनेस रन करती है वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी से रिसेंट के टाइम में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है। और जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं तो उनके पास कैपिटल भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में ऐसे प्लेयर्स के ऊपर रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स की बात करते हैं तो कंपनी को वहां से ऑलमोस्ट 85% से ज्यादा का रेवेन्यू निकल के आता है। जब कंपनी का डिपेंडेंसी किसी कुछ कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बिजनेस के लिए काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि वहां पे अगर एक भी कस्टमर उनके रिलेशनशिप से बाहर जाता है तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफी बुरे तरीके से इंपैक्ट होती है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कंपनी आने वाले टाइम में अपने टॉप 10 कस्टमर्स को कैसे रिटेन करके रखती है और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स अपने रेवेन्यू को कैसे डाइवर्सिफाई करती है। इसके बाद मैं बात करता हूं एक पॉइंटर की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। तो यहाँ पे एक चीज देखी गई कि अनुपम रसायन का अपने सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है रॉ मटेरियल्स को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो दोस्तों जब भी रॉ मटेरियल में कोई भी शॉर्टेज होती है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब भी कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने एग्रीमेंट्स नहीं करती है रॉ मटेरियल्स को लेकर और जब इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है तो कंपनी के मार्जिन और कंपनी के प्रॉफिट बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होते हैं। तो ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि अगर इनके रॉ मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसको सोर्सिंग करने में या वहां पे कोई भी डेफिसिट आता है, तो उस केस में कंपनी अपने कॉस्टिंग को कैसे मेंटेन करती है और अपने मार्जिन को कैसे हेल्दी तरीके से मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की जाती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होती है एक हेल्दी बिजनेस के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया अनुपम रसायन में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें यहाँ पे बिड करना चाहिए या नहीं बिड करना चाहिए।